वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में मैं आपको जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी और बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी में पूछे जाने वाले एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे भेज सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो में मैंने बीच-बीच में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताया है और वीडियो के एंड में ब्लड के ऊपर पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताया है कुछ। और मेरे पहले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने मेरे वीडियो है सेल के ऊपर है, टिश्यू के ऊपर है, न्यूट्रिएंट्स, सब विटामिन्स के ऊपर भी है, उसमें भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और आज का मेरा वीडियो है ब्लड। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लड्स के क्या फंक्शन है, उसके उसमें कौन से सेल्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है और उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है। ओके। तो ब्लड ब्लड का क्या है? ब्लड इज डिस्क्राइब एज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट कैरीज, मैंने टिश्यू के वीडियो में आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज डिस्क्राइब एज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट कैरीज, अब इसके मेन क्या क्या फंक्शन है या फिर इनका क्या काम है ब्लड का, तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, यानी टिश्यू और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू और सेल से लंग्स तक पहुंचाने का भी काम ब्लड का ही होता है फॉर एक्सक्रीशन। न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड टिश्यू, ऑल न्यूट्रिएंट्स सब सेल और टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी ब्लड के थ्रू ही होता है। एंड वेस्ट मटेरियल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकालने के लिए, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से ही होता है। हीट फ्रॉम एक्टिव टिश्यू टू लेस एक्टिव टिश्यू, हीट को भी ट्रांसफर करते हैं। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जैसे ब्लड में भी कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, वो एक इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी ब्लड में होते हैं। मटेरियल दैट क्लॉट ब्लड, अगर कहीं ब्लीडिंग को स्टॉप करना हो तो क्लॉट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो एलिमेंट चाहिए होता है वो ब्लड में होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देन ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट, यानी हमारा जो बॉडी वेट होता है उसके 7% ब्लड होता है। जैसे 5 to 6 लीटर इन 70 kg ह्यूमन, अगर हम एग्जांपल लेते कि 70 kg अगर एक ह्यूमन है तो उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड होगा। एग्जाम ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्लड का यानी कितना लेवल होता है ब्लड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। तो 5 to 6 लीटर्स, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है। तो ये हो गया ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में क्या होता है, ये येलोइश जो आपको दिख रहा है स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा। और इसका ये होता है 55% ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये होते हैं 4%, और रेड ब्लड सेल्स 41%। यानी इसमें वैसे तो ब्लड को दो इसमें डिवाइड किया है, एक प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। तो प्लाज्मा 55% और जो सेल्स होते हैं वो 45%। तो सेल में भी तीन टाइप है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो इसमें इनके परसेंटेज दिए है, आरबीसी 41% और ये प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी 4%, लेकिन जो प्लाज्मा है वो 55%। ये हो गया है मेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। एक्चुअली मेन कंपोजिशन यानी प्लाज्मा एंड सेल, प्लाज्मा और ये बाकी जो है वो सब सेल है। तो यहाँ देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसका एक्सप्लेनेशन। ब्लड इज कंपोज ऑफ स्ट्रॉ कलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड नोन एज अ प्लाज्मा, वो होता है 55%, एंड 45% सेल्स होते हैं। आर सस्पेंडेड ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% सेल्स। देन अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कंटेन्स 90 to 92% ऑफ वाटर, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है और बाकी सब उसमें डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं। तो डिजोल्व सब्सटेंस कौन से हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, मिनरल सॉल्ट, न्यूट्रिएंट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड गैसेस, ये सब प्लाज्मा मटेरियल है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देखते हैं, हमने प्लाज्मा देखा, अब है ब्लड सेल्स जो 45% है। सेल्यूलर कंटेंट ऑफ ब्लड इज 45%, यानी ब्लड सेल 45% है। उसमें है ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट यानी ही प्लेटलेट्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के भी 3 टाइप्स है। ये तीनों टाइप्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और ये जो होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये नॉन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स में भी 3 हैं। इनका भी तीन इसमें क्लासिफिकेशन है। वो है बेसोफिल, ये सब सेल्स है, ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी में ये 3 क्लासिफिकेशन है। ग्रैनुलोसाइट्स में भी ये 3 क्लासिफिकेशन है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल। तो अब बेसोफिल का काम क्या है? सिक्रेट्स हिस्टामिन, इनका मेन फंक्शन है। न्यूट्रोफिल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स दैट गेन्स एंट्री इन द बॉडी। न्यूट्रोफिल का क्या फंक्शन होता है कि वो जो फॉरेन मटेरियल है जो बॉडी में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है उससे प्रोटेक्ट करता है। इसिनोफिल प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल इन्वेंशन ऑफ पैरासाइट। इसिनोफिल का फंक्शन है कि वो फॉरेन मटेरियल को बॉडी में एंट्री ही नहीं करने देता है। जैसे ओपनिंग और ऑर्गन होते हैं वहां पे इसिनोफिल पाए जाते हैं। माउथ हो गया, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, वजाइनल कैविटी, इनके जो ओपनिंग होते हैं वहां पे इसिनोफिल होता है कि वो फॉरेन बॉडी को या फिर फॉरेन मटेरियल को एंट्री ही नहीं करने देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। ये हो गया ब्लड सेल्स। तो ये आप ध्यान में रखिए, ब्लड सेल्स 45% होते हैं और उसमें ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट, ये होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। देन नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, वो है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स लार्ज मोनो न्यूक्लियर सेल दैट ओरिजिनेट्स इन रेड बोन मैरो। तो मोनोसाइट्स कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? रेड बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स एसोसिएट विद द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। लिम्फोसाइट का भी फंक्शन वही है कि फॉरेन मटेरियल से बॉडी को प्रोटेक्ट करना। दे डेवलप फ्रॉम हिमोसाइटोब्लास्ट इन स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो, यानी इनका ये भी रेड बोन मैरो में ही डेवलप होते हैं और मोनोसाइट्स भी रेड बोन मैरो में ही डेवलप होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट बाय थाइमोसिन इन द थाइमस ग्लैंड। ये भी आपको पूछ सकते हैं, टी लिम्फोसाइट कहाँ एक्टिवेट होते हैं? थाइमस ग्लैंड। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट इन लिम्फोइड टिश्यू, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब ये हो गए सब हमने देखे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने देखा, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट्स, ये है आरबीसी। आर फ्रॉम इन रेड बोन मैरो, ये भी रेड बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। देयर लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पैन अपने बॉडी में, हमारे वेंस में उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये सब हम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इरिथ्रोपोइसिस। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कम हो तो आरबीसी काउंट कम होते हैं और उसकी वजह से हमें पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। तो ये मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो था विटामिन का, न्यूट्रिएंट्स का, उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन आरबीसी में और आरबीसी कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है? ग्लोबिन यानी प्रोटीन एंड आयन सब्सटेंस कॉल्ड हीम। सो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। आयन सब्सटेंस जो होता है उसे हीम कहते हैं और जो प्रोटीन होते हैं उसे वो ग्लोबिन है। तो ये जोड़ के बन गया है इसका नाम हीमोग्लोबिन। सिंथेसाइज इनसाइड इरिथ्रोसाइट्स, ये कहा सिंथेसाइज होते हैं? इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में। इन बोन मैरो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी
जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है इन आरबीसी। हीमोलाइसिस इरिथ्रोसाइट्स इज ब्रेक डाउन आफ्टर 120 डेज। अब इनकी ये जो होता है इनका लाइफ स्पैन 120 डेज है, तो उसके बाद इनका ब्रेक डाउन होता है। ये हो गया आरबीसी के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल कलरलेस cell fragment in out blood that form clots and stop or prevent bleeding। इनका मेन फंक्शन है थ्रोम्बोसाइट्स का ब्लीडिंग स्टॉप करने का, वहां पे क्लॉट फॉर्म करते हैं। डिराइव फ्रॉम, ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स वेरी लार्ज सेल इन बोन रेड बोन मैरो। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मेगा कैरियोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम और प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इन रेड बोन मैरो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स इन रेड बोन मैरो इस ये वेरी लार्ज सेल्स होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स ये लार्ज सेल्स होते हैं और इसे मदर सेल भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े सेल होते हैं और इसी में से थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स फॉर्म डिराइव्ड होते हैं, तो इसे मदर सेल भी कहा जाता है। तो ये आप मदर सेल के बारे में भी एमसीक्यू आ सकता है, मेगा कैरियोसाइट्स के बारे में भी एमसीक्यू आ सकता है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 7 to 10 डेज इन ह्यूमन। अब हमने देखा था आरबीसी का लाइफ स्पैन वो 120 डेज था, और इसका प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज इन ह्यूमन। Platelets are destroyed by macrophages mostly from the spleen but also from the liver। अब वही 7 to 10 डेज के बाद वो भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। Hemostasis means blood clotting। इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है जो इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जरूरी है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ये हो गया थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट के बारे में। अब इसके नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे। इन ह्यूमन बीइंग इतना ये नॉर्मल रहनी चाहिए इसके। तो WBC इन एडल्ट 5000 to 10,000 पर ml। हिमेटोक्रीट मेल में 40 to 55%, फीमेल में 36 to 48%। देन प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू है। आरबीसी मेल में 4 to 6 मिलियन सेल्स और फीमेल में 4 to 5 मिलियन सेल्स। हीमोग्लोबिन मेल में 13 to 70 ग्राम, फीमेल में 11.5। एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं प्लेटलेट्स की वैल्यू, आरबीसी की वैल्यू, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, हिमेटोक्रीट, ये सब की वैल्यू में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एमसीक्यू है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ब्लड, अभी तक मैंने आपको जो वीडियो में पढ़ाया उसके ऊपर थोड़े एमसीक्यू। फ्रॉम माइक्रो फॉरेन सब्सटेंस आर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC। WBC ल्यूकोसाइट्स का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करना फॉरेन बॉडी से। RH फैक्टर इज एन एंटीजन सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। RBC contains a red color pigment called hemoglobin। RBC रेड कलर के होते हैं तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। विच मिनरल तो वो आयरन और एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही एनीमिया होता है, और आयरन इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी आरबीसी। ब्लड कंसिस्ट ऑफ विच फ्लूइड मीडियम। अब ब्लड में क्या होता है फ्लूइड मीडियम? वो होता है प्लाज्मा। बाकी सब सेल होते हैं, यानी 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होता है। तो आपको परसेंट भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कितना परसेंट होता है। तो ये हो गया है एमसीक्यू अबाउट ब्लड। तो थैंक यू, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। और ये रही आपको थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड। ओके देन, थैंक यू।